मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको संगीत क्या है, संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, संगीत के प्रकार, संगीत का क्रियात्मक और शास्त्रीय पक्ष के बारे में जानकारी दी। आज हम ध्वनि, नाद, नाद के प्रकार और नाद की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। ध्वनि किसी भी प्रकार की आवाज़ जो कानों को सुनाई दे ध्वनि कहलाती है, परंतु संगीत में ध्वनि का तात्पर्य अलग है। वह आवाज़ जो कर्णप्रिय हो, अर्थात कानों को अच्छी लगे, ध्वनि कहलाती है। यूँ तो विभिन्न प्रकार की आवाज़ें होती हैं, जैसे कूलर या पंखे के चलने की आवाज़, मोटर का हॉर्न इत्यादि, परंतु ये सभी आवाज़ें कर्णप्रिय नहीं होती हैं। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कानों को बहुत चुभती हैं। यहाँ तक देखा गया है कि हम अपने मोबाइल में जो अलार्म लगाते हैं उसमें भी कोशिश यही होती है कि हम कोई सॉफ्ट सी टोन लगाएं जिससे हमारी सुबह अच्छी हो। तो ठीक इसी प्रकार से संगीत में ध्वनि का तात्पर्य यह है कि जो आवाज़ कानों को सुनने में अच्छी लगे और संगीत उपयोगी हो, वह ध्वनि कहलाती है। नाद, जो ध्वनि मन को आनंदित करे वही नाद है। इसी संदर्भ में मतंग मुनि ने अपनी पुस्तक संगीत दामोदर में लिखा है कि ना नादेन बिना ज्ञानम, ना नादेन बिना शिवम, नाद रूपम परम ज्योति, नाद रूपी स्वयं हरि। अर्थात नाद के बिना ना तो ज्ञान है, ना कल्याण है। परमात्मा स्वयं नाद का रूप हैं और यहाँ तक कि स्वयं हरि अर्थात विष्णु भी नाद का ही रूप है। नाद के प्रकार, नाद दो प्रकार का होता है। नंबर 1 आहत नाद, नंबर 2 अनाहत नाद। आहत नाद उसे कहते हैं जिसे हम कर्णेंद्रियों द्वारा ग्रहण कर सकें। अनाहत नाद ठीक इसके विपरीत होता है। यह वह नाद है जो संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है, जिस नाद को हम सुन नहीं सकते। इसका प्रयोग ऋषि मुनि अपनी योग साधना में किया करते थे। अर्थात अनाहत नाद ओम के रूप में संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है। नाद की विशेषताएं। नाद की 3 विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 नाद का छोटा बड़ापन। नाद के छोटे बड़ेपन से तात्पर्य यह है कि अगर हम किसी वस्तु पर आघात जोर से करेंगे तो उसके आंदोलन कम होंगे, तो उसे हम छोटा नाद कहेंगे, यानी कि नाद का छोटापन। ठीक इसके विपरीत अगर हम किसी भी वस्तु पर हल्के से आघात करेंगे
और अगर उसके आंदोलन बड़े होते हैं तो इसे नाद का बड़ापन कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी घंटे पर हथौड़े से प्रहार करते हैं तो उसमें जो एक टन की ध्वनि होती है वो बहुत देर तक सुनाई देती है। उसे हम नाद का बड़ापन कहते हैं। ठीक उसके विपरीत, यदि हम किसी चीज पर जोर से आघात करेंगे और उसकी आवाज तुरंत ही समाप्त हो जाएगी तो उसके आंदोलन कम होंगे। इसे नाद का छोटापन कहते हैं। इसकी दूसरी विशेषता है नाद की ऊंचाई तथा नीचाई। इसमें हम कह सकते हैं कि स्त्री और बच्चों की आवाजें महीन होती हैं, तो महीन आवाज को हम नाद का ऊंचापन कहते हैं। ठीक इसके विपरीत, पुरुष की आवाज मोटी होती है, तो उस आवाज को हम नाद का नीचापन कहते हैं। अर्थात स्वरों का जो चढ़ता हुआ क्रम होता है, जैसे सा से ऊंचा रे से ऊंचा गा से ऊंचा मा, फिर पा, धा और नी, जिस प्रकार से हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो नाद ऊंचा होता जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम जब वापस आएंगे, जैसे सा नी धा पा मा गा रे सा, यानी कि तार सा से हम नीचे की ओर मध्य सा की तरफ आ रहे हैं, तो इसे हम नाद का नीचापन कहेंगे। नाद की तीसरी विशेषता है नाद की जाति। यह जाति से तात्पर्य है कि किसी भी आवाज को हम बिना देखे पहचान लें, वही नाद की जाति है। जैसे कोई भी आवाज है, वो बच्चे की है, किसी स्त्री की है, पुरुष की है, या कोई वाद्य यंत्र जैसे ढोलक, मंजीरा, करताल की ध्वनि को हम बिना देखे पहचान ले, यही नाद की जाति है। विभिन्न वस्तुओं अथवा वाद्यों से उत्पन्न नादों के आंदोलन भिन्न भिन्न जाति के होते हैं। यही कारण है कि नाद भी हमें भिन्न भिन्न रूप में सुनाई देते हैं। आंदोलनों की जाति भिन्न भिन्न होने के कारण यह स्पष्ट है कि कोई भी नाद अकेला उत्पन्न नहीं होता है। प्रत्येक मूल नाद के साथ कुछ सहायक नाद भी उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम सहायक नाद कहते हैं।